नमस्कार बच्चों। तो एक बार फिर आपका वेलकम है ऑनलाइन समर क्लासेस के अंदर। और अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था ह्यूमन सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग मैंने एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो होती है उस आहार नाल के जो डिफरेंट जो ऑर्गन है, अंग है, उन अंगों के बारे में मैंने बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला जो ऑर्गन था माउथ, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में ग्रसनी और उसके बाद में ग्रसिका अर्थात इसोफेगस तक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला जो ऑर्गन है हमारा वो देखेंगे। तो अगला जो ऑर्गन है, 4th नंबर पे जो ऑर्गन आएगा अपना ग्रसिका के बाद में अगला जो ऑर्गन है हमारा वो है आमाशय। देखो आमाशय, इसको हम आज पढ़ेंगे स्टोमक, जिसको तुम अपनी लैंग्वेज के अंदर पेट बोलते हो। ओके, देखो स्टोमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और अभी तक जो आपने पढ़ा, मुख के अंदर जो पाचन हो रहा था वो एक केवल स्टार्च का पाचन हुआ था। उसके बाद में ग्रसनी, फेरेंक्स और इसोफेगस के अंदर कोई पाचन नहीं हुआ था। अब जो हमारा पाचन होगा वो होगा आमाशय के अंदर। ठीक है, अब आमाशय के अंदर जो पाचन होता है, लगभग जो पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि आमाशय के अंदर क्या होता है, लगभग प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो आमाशय को हम पढ़ेंगे विस्तार से, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो हमारे सहायक अंग है उसको भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो जो आमाशय होता है, उस आमाशय की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, मैं एक स्ट्रक्चर छोटी सी बनाता हूँ। आपने देखा होगा कि ये ग्रसनी, जो ग्रसिका, जो हमारी ग्रास नाल या इसोफेगस था वो आ रही थी। और इसोफेगस जो है वो फिर आगे जाने के बाद में इस तरीके से जे शेप के अंदर, देखो ये इस तरीके से जे शेप में, पूरा जे नहीं लेकिन फिर भी जे शेप के अंदर इस तरीके से बनी थी। ओके, और उसके बाद में ये जो जे शेप है वो इस तरीके से घूम के और ये इस तरीके से ग्रसनी के छोटी आंत के अंदर खुल गया था। ओके, तो ये यहाँ पे जो शेप दिख रही है ये होती है आमाशय की शेप। और जो आमाशय होता है ना, वो उसकी जो आकृति होती है वो जे शेप में होती है ना। इसको हम कहते हैं कि साहब जो आमाशय होता है वो जे शेप में होता है। और एक ऐसा भाग होता है जो बड़ा नहीं होता, बड़े का मतलब इसकी जो मोटाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इसकी जो सरफेस क्षेत्र होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। बाकी इसकी जो शेप होती है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आकार का होता है ये। इसका जो लंबाई की अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है, कुछ फूला हुआ भाग होता है। और इस भाग के अंदर क्या होता है इस भाग के अंदर, इस भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो इस भाग को हम ढंग से देखेंगे। देखो ये जो भाग होता है वो 3 भागों में इस तरीके से बटा रहता है। जैसे इसके मैंने यहाँ पे 3 भाग लिख दिए। ओके, इसकी पहले मैं आपको स्थिति बता दूं। देखो इसकी आमाशय की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है कि ऊपर से ये जुड़ा रहता है किससे, ग्रसिका वाले भाग से। अब ग्रसिका से फिर बाद में इसका प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होने के बाद में ये उदर गुहा के अंदर जो हमारा डायफ्राम होता है, फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ जो हमारा डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम को पार करते हुए, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ उदर गुहा में, उदर गुहा से होता हुआ फिर कहाँ जाएगा ये डायफ्राम, डायफ्राम, और डायफ्राम से फिर ये होता हुआ इसके अंदर मिलेगा, छोटी आंत के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, उदर गुहा के अंदर स्थित होता है और डायफ्राम को कवर करते हुए नीचे की ओर जाके छोटी आंत के अंदर खुल जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो स्टोमक होता है, जो आमाशय होता है, ये आमाशय 3 भागों में बटा रहता है। तो 3 भाग यहाँ पे आपको दिखा रखे, 1 2 3। अब देखो प्रथम जो भाग होता है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं पे इसका पूरा जो है विवरण यहीं पे मैं बताऊंगा। जो प्रथम जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं जठरागम भाग। जो प्रथम भाग होता है उसको हम बोलते हैं जठरागम भाग, यानी जठर आगमन। देखो इसका नाम क्यों पड़ा, जठर भाग क्यों पड़ा, अभी बताऊंगा आपको। जो प्रथम भाग होता है उसको बोलते हैं जठर आगमन, यानी जठर के अंदर आगमन। तो इसको हम बोलते हैं जठरागम भाग। और जो अच्छा वर्ड है इंग्लिश का उसको हम बोलते हैं कार्डिक पोर्शन। ये याद रखना आप, कार्डिक पार्ट। ठीक है, जो प्रथम भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक पार्ट। ओके, सेकंड नंबर जो भाग होता है, जो बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला जो बड़ा भी होता है, इसको हम बोलते हैं फंडस भाग या फंडिस। इसको हम, इसका हिंदी का कोई नाम नहीं है, इसको फंडिस बोलते हैं, FUNDUS, फंडस पार्ट। ओके,
थर्ड नंबर जो पार्ट होता है जो यहाँ पे छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, इस थर्ड नंबर वाले भाग को बोलते हैं जठर निर्गमी भाग, यानी निर्गम वाला बाहर निकलना। तो ये हो गया जठर निर्गमी भाग, ओके। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक पार्ट, ओके। तो आपको इंग्लिश की जो टर्म है वो भी याद रखनी है। तो ये जो आमाशय होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कार्डिक पार्ट, दूसरा होता है फंडिस और तीसरा होता है पाइलोरिक रीजन, ओके। अब देखो उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है पूरी यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखो इस जगह ये जो अपनी जो ग्रसिका आ रही है, ग्रसिका से जहाँ ये जुड़ रहा है यहाँ से इस जगह क्या होती है, अवरोधनी पेशियाँ होती है। देखो अभी बताऊंगा क्या होती है अवरोधनी पेशियाँ। यहाँ पे क्या होती है, अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार ये वाला जो भाग यहाँ खत्म हो रहा है इस जगह, जहाँ ग्रहणी स्टार्ट हो रही है इस जगह, है ना, यहाँ पे भी क्या होती है, अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है। अब ये अवरोधनी पेशियाँ जो होती है वो क्या होती है, देखो क्या होता है कि जो मांसल आकार से बनी हुई ऐसी पेशियाँ होती है जो क्या करती है कि एक गेट का काम करती है। इनको हम संवरणी पेशियाँ भी कह सकते हैं और अवरोधनी पेशियाँ भी कह सकते हैं, और इंग्लिश के अंदर इसको स्फिंक्टर बोलते हैं, ओके। अब ये क्या काम करती है कि कोई भी चीज़ होती है वो यदि मान लो आगे की तरफ जा रही है, तो आगे की तरफ जाने के बाद में जब वो उसके अंदर प्रवेश करती है तो अवरोधनी जो पेशियाँ होती है वो खुल जाती है, क्योंकि इसकी जो शेप इस तरीके से कि यहाँ से अगर कुछ आएगा इस तरीके से यहाँ, तो ये क्या होगी, इस तरीके से खुल जाएगी और वो जो चीज़ है वो इस भाग के अंदर चली जाएगी, ओके। अब क्या है कि वो चीज़ क्या है कि वापस बाहर नहीं जाए, तो ये खुलते ही इसका जो खुलने का जो मार्ग वो एक तरफा है, देखो एक तरफ ही खुलती है ना। दूसरी जैसे यहाँ पे वो चीज़ प्रवेश कर जाएगी ये बंद हो जाएगा और फिर बाद में वो वापस रिटर्न पहुँच नहीं पाएगी। यानी कि यदि आमाशय के अंदर कोई भोजन आ गया है तो वो भोजन वापस ग्रसिका वाले भाग में ना जाए, इसलिए ये अवरोधनी पेशियाँ होती है। उसी प्रकार ये भी अवरोधनी पेशियाँ ये काम करती है कि ये वाला जो भाग है यहाँ से जो भोजन है वो छोटी आंत में चला गया, तो छोटी आंत में चले जाने के बाद में वो वापस भोजन जो है वो रिटर्न के अंदर इस भाग में ना आ पाए, तो उसके लिए क्या होता है, ये एक प्रकार से द्वार होते हैं या फिर गेट होते हैं। तो देखो ये जो अवरोधनी पेशियाँ हैं ये वाली जो यहाँ पाई जाती है, इन अवरोधनी पेशियों को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार्डिक भाग में पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्डिक अवरोधनी पेशी, है ना, कार्डिक स्फिंक्टर, या इसको ये भी बोल सकते हैं जठरागम अवरोधनी पेशी। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ जठरागम अवरोधनी पेशी, ओके। और इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखनी है, तो इंग्लिश टर्म क्या होगी, कार्डिक भाग है इसलिए इसको बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर, NCTER, कार्डिक स्फिंक्टर, ओके। ये वाली देखो, ये वाली जो अवरोधनी पेशी है ये किस भाग से जुड़ी है, पाइलोरिक रीजन से जुड़ी है, जठर निर्गमी भाग से जुड़ी हुई है। तो इस अवरोधनी पेशी को हम क्या बोलेंगे, जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी, और इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके। तो ये 2 प्रकार की जो पेशियां हैं वो इस भाग में होती है। तो ये होती है आमाशय की स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत आपने 2 अवरोधनी पेशियां देखी है 2 प्रकार की, और उसके अलावा इसके 3 भाग देखे, ओके। अब देखो ये जो भाग है वो क्या क्या काम करते हैं ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखो क्या होता है कि ये वाला जो भाग होता है, जो प्रथम भाग होता है जिसको मैं कार्डिक भाग बोलता हूँ, ये जो कार्डिक भाग होता है इसके अंदर इसकी जो दीवारें होती है, चलो इसको पहले इसकी पूरी संपूर्ण दीवारों के बारे में बता दूं। देखो क्या होता है बेटा कि इसकी जो ये आमाशय जो होता है, आमाशय की जो दीवारें होती है कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो दीवारें होती है वो म्यूकोसा का स्तरण करती है, ओके। ये म्यूकस की दीवारें होती है, इसको मैं ये कह सकता हूँ म्यूकस परत, है ना, इसको मैं कह सकता हूँ, इंग्लिश वर्ड ये है म्यूकस लेयर, ओके। म्यूकस की बनी हुई एक परत होती है, और जो म्यूकस की बनी हुई जो परत होती है वो क्या होती है कि सार का स्त्रावण करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ये म्यूकस जो परत है इस आमाशय की, ये म्यूकस परत क्या होती है, सारीय प्रकृति की होती है। इसको यह कह सकता हूँ, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सारीय होती है, ओके। इस पूरे आमाशय की जो लेयर होती है वो क्या होती है, सारीय प्रकृति की होती है। क्यों, क्योंकि म्यूकस जो होता है वो कैसा होता है, सारीय होता है। इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आप ये पढ़ रहे हो जिसके अंदर आपने एक नाम भी पढ़ा होगा जठर भाग, है ना, और जठर को इंग्लिश में एक नाम और आता है जठर का, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक भाग, है ना। तो ये वो भाग होता है आमाशय वाला, ये भाग होता है जहाँ पे HCl का स्त्रावण होता है, और जो HCl होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आप जानते हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो क्या होता है, जलाता है किसी चीज़ को।
तो यहाँ पे ये जो लेयर होती है वो इसीलिए होती है कि इस भाग के अंदर स्त्रावित होने वाला जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इस आमाशय की दीवार को जलाए नहीं, इसलिए क्या होता है ये सारी प्रकृति की एक लेयर होती है जो क्या करती है उस अम्लीय भाग को क्या करती है न्यूट्रलाइज करती है, उदासीन करती है। ये आपको केमिस्ट्री के अंदर बताया जाएगा कि जो अम्ल होता है उस अम्ल का विपरीत होता है क्षार, क्योंकि क्षार जो होता है वो अम्ल को काटता है। तो ये सारी प्रकृति की होती है ताकि अम्ल से लड़ सके, अम्ल को उदासीन कर सके और इस लेयर को वो सेफ रख सके। तो ये है इसकी लेयर। ओके, अब देखो, अब आगे हम बताते हैं कि ये जो भाग आपने देखे हैं कि ये पहला भाग है जठरागम भाग, दूसरा फंडिस, तीसरा है जठर निर्गमी। इस भाग के अंदर क्या क्या होता है तो देखो, प्रथम जो भाग है, एक बार वापिस इसको मैं बता दूं। देखो, प्रथम जो भाग है, जो पहला जो भाग आपने देखा वो कौन सा देखा, कार्डिक भाग। मैं कार्डिक पार्ट की बात कर रहा हूं। अब जो कार्डिक जो पार्ट होता है उस भाग के अंदर क्या होता है, देखो जो प्रथम भाग होता है आमाशय का, उसके अंदर HCl का स्त्रवण होता है, HCl का स्त्रवण होता है। अब जो HCl होता है वो क्या कार्य करता है, क्यों इसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो उसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो क्या होता है कि ये जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि ये अम्ल होता है, और जो अम्ल होता है वो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के काम में आता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो इसका पहला जो कार्य है वो क्या है, भोजन के एक तो टुकड़े करना या भोजन को तोड़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़े। हालांकि आप सोच रहे होंगे टुकड़े तो हो चुके ऊपर ग्रस्त का मुख के अंदर हो गए, लेकिन उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है या उसको गलाया जाता है। तो सबसे एक सूक्ष्म कार्य, एक छोटा सा कार्य HCl का ये है कि वो क्या करेगा, एक तो भोजन को वो और तोड़ेगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण काम क्या है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को मारता है। अब देखो, ये भी आपने ये प्रक्रिया आपने देख रखी है कहाँ पे, जाइमेज एंजाइम जो टाइलिन के साथ होता है या लार ग्रंथि के लार के साथ आता है, टाइलिन और जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम का काम मुख्य अंदर क्या था, जीवाणु को मारना। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो माने नहीं या मरे नहीं उस एंजाइम से, या हमने लगातार जल्दी से खाना खाया तो जल्दीबाजी में क्या हुआ कि वो जीवाणु क्या है कि जाइमेज एंजाइम के संपर्क में नहीं आए और वो आधे अधूरे मरे और वो हमारे पेट के अंदर आ गए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे जीवाणु जिनका मुख्य अंदर क्या हुआ नष्ट नहीं हुए मुख्य अंदर, उन जीवाणुओं को फिर बाद में क्या होता है, जो HCl होता है वो उनको मार देता है। तो दूसरा काम क्या हो गया HCl का, जीवाणु को वो क्या करता है, मारता है। ओके, और तीसरा काम क्या है कि भोजन को अम्लीय बनाता है। महत्वपूर्ण काम, भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अब भोजन को अम्लीय क्यों बनाता है, क्योंकि अम्लीय अपने आप बन जाता है। जैसे भोजन इसके अंदर आएगा, प्रथम भाग के अंदर आएगा, कार्डिक भाग में आएगा, क्या होगा कि जो भोजन है वो HCl के अंदर घुल जाएगा। और ऐसा जरूरी भी है, क्यों, क्योंकि उस भोजन को और ज़्यादा खंडित करना है, उसको पाचित करना है, क्योंकि पाचन की अवस्था है कि उसको छोटे छोटे भागों में बांटना। तो ये जो भोजन है वो HCl के साथ मिलकर क्या होता है, और ज़्यादा टूटेगा। ओके, तो ये टूटने वाली जो फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, कार्डिक भाग में होती है। अब देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे ये जो भोजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आया हुआ जो भोजन है वो भोजन कहलाता है कायम। ये जो भोजन है वो कहलाता है कायम। कैसे, अभी आमाशय के अंदर जो भोजन आ चुका है वो बोलस था, बोलस अब आमाशय के अंदर भोजन आ चुका है। अब इस बोलस को क्या होगा, पूरा एब्जॉर्ब करेंगे, उसको पाचन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो चीज़ बनेगी, भोजन बना, क्या बना, कायम बना। अब ये जो भोजन है, जो बोलस आया है, उस बोलस को कायम फॉर्म के अंदर तोड़ता है या बनाता है। ये पूरा कार्य किसमें होता है, आमाशय के अंदर होता है। तो फिलहाल मैं बता रहा था कार्डिक भाग के अंदर क्या होता है, HCl का स्त्रावण होता है। ओके, आगे देखो दूसरा वाला भाग, आमाशय का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है, फंडिस भाग या फिर फंडिक भी बोलते हैं। तो फंडिस जो भाग होता है, उस फंडिस भाग के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, पाचन वाचन की जो प्रोसेस होती है वो फंडिस भाग के अंदर संपन्न नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि ये वो भाग होता है जहाँ से हमारे को भूख लगती है। आपने देखा होगा कि जब हमारे को भूख लगती है तो हमारा जो पेट है उसमें ऐसा लगता है जैसे चूहे कूद रहे हैं, हम जब बैठते हैं तो हमारे वो चुभने से लग जाता है, कांटों की तरह चुभने लग जाता है। तो हमारे को जब भूख लगती है तो भूख लगने के बाद में हमारे पेट के अंदर जो चुभन उत्पन्न होती है वो चुभन इसी भाग से उत्पन्न होती है, और भूख लगने की जो विधि है या भूख लगने की जो फीलिंग्स होती है वो इसी भाग से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस भाग के अंदर, जैसे मैं एक बार आमाशय को वापस बता दूं इस तरीके से जैसे मैंने आमाशय बताया था, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला फंडिस है, यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से रुजी होते हैं, रुजी है ना, कांटेनुमा संरचनाएं होती है और इनको बोलते हैं रुजी। ओके,
इनको बोलते हैं रूजी, है ना। ये जो कांटेनुमा जो संरचनाएं होती है ये कहलाती है रूजी, और ये क्या करती है, जब हमारे को भूख लगती है तो भूख लगने के दौरान ये कांटे की तरह चुभती रहती है। तो इस भाग में कोई पाचन की प्रोसेस नहीं होती है। ओके, फिर बाद में देखो तीसरा वाला जो भाग है वो पढ़ते हैं, उसके अंदर जो लगभग प्रोटीन का पाचन है उसी भाग के अंदर होता है। तो तीसरा जो भाग था उसको हम बोलते हैं कौन सा, जठर निर्गमी या फिर पाइलोरिक रीजन। तो मैं इंग्लिश टर्म में बता रहा हूँ, पाइलोरिक भाग। ओके, ये वाला जो भाग है वो है पाइलोरिक भाग, जिसको जठर निर्गमी भाग भी कहते हैं, जठर निर्गमी भाग। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। जो जठर निर्गमी जो भाग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इस भाग के अंदर क्या होता है कि लगभग जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का पाचन इसी भाग के अंदर होता है। हम ये कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि आमाशय के द्वारा स्त्रावित होने वाले जो एंजाइम है, अभी तक मैंने एंजाइम की बात की थी आपके मुख के अंदर कि टाइलिन और एंजाइमेज एंजाइम स्त्रावित होता है, उसके बाद में अब वापस हम एंजाइम पे आ रहे हैं क्योंकि एंजाइम ही वह भाग होता है जो भोजन को पाचित करता है और महत्वपूर्ण भूमिका एंजाइम की होती है। तो ये वाला भाग पहला रीजन आया है अभी तक मुख्य बाद में, जहां से हमारे को दो प्रकार के जो एंजाइम है वो स्त्रावित होके मिलेंगे। तो जो पाइलोरिक जो भाग होता है आमाशय का अंतिम जो भाग होता है, इस अंतिम भाग से क्या होता है, दो टाइप के जो एंजाइम है, दो प्रकार के जो एंजाइम है वो स्त्रावित होंगे। दो प्रकार के जो एंजाइम है वो इस पाइलोरिक भाग से स्त्रावित होंगे, और वो जो एंजाइम है वो कौन से होंगे अभी मैं बताता हूं। उससे पहले एक चीज देखो, मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर जठर एक नाम आया है, और जठर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। ठीक है, जठर का मतलब होता है गैस्ट्रिक, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक भाग, जहां से हमारे को क्या होती है, गैस बनती है, ये वही भाग होता है। और इस जठर भाग के अंदर या फिर इस अंतिम भाग को हम जठर भाग भी बोल सकते हैं, और इस जठर भाग से क्या होता है, जठर रस का स्त्रावण होता है। तो इस भाग की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है कि जो जठर पाइलोरिक जो रीजन होता है, उस पाइलोरिक रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर, ये जो पाइलोरिक रीजन होता है, इस रीजन के द्वारा एक रस का स्त्रावण होता है जिसको हम बोलते हैं जठर रस। तो जठर रस का स्त्रावण किससे होता है, आमाशय के अंतिम भाग से स्त्रावित होता है, और इसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो जठर रस है वो आमाशय के अंतिम भाग पाइलोरिक रीजन से स्त्रावित होता है, और इस जठर रस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम आपको मिलेंगे, और वो जो दो प्रकार के जो एंजाइम है वो मैं बता दूं कौन से हैं। इसके अंदर पहला जो एंजाइम है, ये समझ में आ गया होगा कि जो जठर भाग होता है उस जठर भाग के अंदर क्या होता है कि जठर रस का स्त्रावण होता है, और ये जो जठर रस होता है वो दो प्रकार के एंजाइमों से मिलकर बना होता है। तो दो प्रकार के जो एंजाइम है वो किस तरीके से आपको याद रखना है, कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं, इस पाइलोरिक भाग है ना, पाइलोरिक के अंदर पहला वर्ड निकालो पी, ओके, और जठर, इसको हम जठर भाग भी कह सकते हैं, या फिर पाइलोरिक भाग से जठर रस का स्त्रावण होता है तो जठर रस भी कह सकते हैं। तो इससे ये रह निकालो, ओके। तो पहला जो एंजाइम होगा वो पै पे होगा, और दूसरा जो एंजाइम होगा वो रै पे होगा। तो पहला जो पै है उस पी से क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावण होता है। देखो याद रखना इसको, पाइलोरिक रीजन पेप्सिन एंजाइम, ओके। पहला जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा वाला जो एंजाइम है रै से, उसको हम बोलते हैं रेनिन एंजाइम। देखो रेनिन एंजाइम, ये दो प्रकार के एंजाइम जो है वो आमाशय से, क्योंकि मैं आमाशय क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आमाशय का ही भाग होता है, तो आमाशय से क्या हो गया, दो प्रकार के जो एंजाइम है वो स्त्रावित होते हैं, और ये दोनों ही प्रकार के जो एंजाइम है ये क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। तो देखो किस प्रकार से ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर, इसलिए इसको ध्यान से देखना कि पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन पी से आया है, और पी का मतलब प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है वो इस भोजन के साथ आया हुआ जो प्रोटीन है, इधर देखो प्रोटीन, भोजन के साथ आया हुआ जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को तोड़ता है, या इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, पेप्टोन में। इधर देखो प्रोटीन का पाचन करता है किसमें, पेप्टोन में। आपकी बुक के अंदर जो ये प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में लिखा हुआ है, लेकिन पेप्टाइड में डायरेक्ट नहीं करता, ये पहले पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, और पेप्टोन से फिर पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से फिर बाद में अमीनो अम्ल बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, हमारे भोजन के साथ आया हुआ जो प्रोटीन है उसको प्रोटीन को पेप्टोन में या फिर पेप्टाइड में चेंज करता है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम काम में आएगा वो कौन सा होगा, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। तो समझ में आ गया कि भोजन के साथ आया हुआ जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पाचित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, पहला
पेप्सिन एंजाइम। ओके, अगला देखो दूसरा रेनिन एंजाइम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। रेनिन एंजाइम, चाहे ये याद ना हो लेकिन वो एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा। देखो रेनिन जो एंजाइम होता है ना, वो एक प्रकार का ऐसा एंजाइम होता है जो हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो उन बच्चों के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है। बच्चों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होने वाला जो एंजाइम है वो होता है रेनिन एंजाइम। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है वो क्या होता है, नष्ट होने लग जाता है या फिर कम होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो रेनिन एंजाइम है वो बच्चों के अंदर क्यों पाया जाता है। देखो इसका मुख्य कारण क्या है कि ये जो रेनिन एंजाइम होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर जब हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। अब कोई कहता है मैं दही खाता हूँ, तो दही के अंदर भी वो मिलेगी क्योंकि दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो दूध खाओ या फिर दही खाओ, लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है दूध के अंदर। तो हम ये कहते हैं दूध की प्रोटीन कौन सी है, उस प्रोटीन का वो पाचन करता है, उसको तोड़ता है। ओके, तो ये जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन। ओके, ये है कैसीन जो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कैसीन जो प्रोटीन होती है उस कैसीन प्रोटीन को पेरा कैसीन में तोड़ता है। कुल मिला के ये इसको पाचित करता है, ये इसको तोड़ता है। तोड़ने का मतलब ही क्या होता है, पाचन ही हो रहा है। तो ये जो कैसीन प्रोटीन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दूध प्रोटीन। ओके, तो दूध से मिलने वाली जो प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, उसको पेरा कैसीन में तोड़ने का जो कार्य है वो कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये आमाशय वाला जो भाग है, जो आमाशय है, उस आमाशय के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दिया। जितना आपने पढ़ा उसमें एक ही सेंस निकला कि जो प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है, आमाशय के अंदर। तो आमाशय के अंदर जो एंजाइम है कौन से, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये वाला जो है वो है आमाशय, और इसके अंतर्गत मैंने आपको पूरा इसके अंदर बता दिया है। 3 भागों में बताया, 2 स्फिंक्टर पाई जाती है, उसके अलावा गैस्ट्रिक भाग होता है, जठर रस का स्त्राव होता है, उस जठर रस के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जो एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये था आमाशय वाला भाग। ओके, अब देखो अगला पढ़ते हैं हम। अगला देखो अगला जो भाग है वो होगा हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो छोटी आंत, छोटी आंत। देखो अभी तक भी आप शायद मैं भी संतुष्ट नहीं हुआ, आप भी संतुष्ट नहीं हुए कि साहब भोजन का पाचन कहाँ हुआ। अभी तक तो हमने प्रोटीन का पाचन देखा है, या फिर माउथ के अंदर एक छोटी सी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च, उसका पाचन देखा है। अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें, भोजन में तो आपने बहुत कुछ खाया है। अरे आपने बहुत कुछ खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, फैट खाया है ना, विटामिन खाया है, तो इन सब का भी तो पाचन जरूरी है। तो केवल प्रोटीन का पाचन होने से कुछ नहीं होगा, वो भी प्रोटीन संपूर्ण तरीके से पाचित नहीं, पर लगभग पाचन है ना। प्रोटीन जो लगभग है ना 90% तक हम कह सकते हैं कि जो पाचित हो चुकी है, अब कुछ हद तक बची हुई है, या फिर जो प्रोटीन पाचित हुई है, टूटी है ना, उनको और छोटे खंडों में तोड़ना है। क्योंकि क्या होता है कि बेटा ये जो प्रोसेस है ना इतनी इजी नहीं है, आपको जैसा आप पढ़ रहे हो आपको लग रही है इतनी इजी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो तोड़ना होता है ना, जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है कि एक जो टुकड़ा है उसको तोड़ दिया ये 2 भागों में, तो ये भी बड़े हैं, इन दोनों टुकड़ों को भी हमारा जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर इनको और तोड़ना पड़ता है, इनको और तोड़ना पड़ता है, तो फिर ये 4 भाग में हो जाता है, फिर इनको और तोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से टूटते। तो फिलहाल तो आप जो टूटने की जो प्रोसेस देख रहे हो वो तो आपने एक बार ही तोड़ा है प्रोटीन को, है ना, तो और भी खंडों में टूटते हैं, क्योंकि बॉडी जिस ऑर्गेनिज्म को ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करती है, वो उसके पास उस फॉर्म में आना जरूरी है। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, टूट रहा है ना, तो एक नया नाम मिल रहा है उसको, एक नई फॉर्म में आ रहा है, फिर बाद में एक नई फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से अब जो छोटी आंत है, जो लगभग जो पाचन होता है, ये कहते हैं कि भोजन का जो संपूर्ण या फिर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जो पाचन होता है वो होता है हमारी छोटी आंत में। ओके, अब छोटी आंत में क्यों होता है, सबसे पहले देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ छोटी आंत का। आपने देखा भी होगा कि जो छोटी आंत है, जैसे इस प्रकार से ये यहाँ पे आपने क्या देखा, आमाशय देखा। अब ये आमाशय है, इस आमाशय से यहाँ से इस छोटी आंत का क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ये देखो यहाँ से ये छोटी आंत प्रारंभ हो चुकी है। ये वाला जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, आमाशय वाला भाग है। ओके, ये आमाशय हो गया। तो इस आमाशय से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब इस आमाशय के बाद में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये
छोटी आंत का भाग है और ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से रहती है। ओके, गुथी हुई इस तरीके से आपको मिलेगी। तो ये है छोटी आंत, इसको नाम दिया गया है छोटी आंत। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको नाम दिया गया है छोटी आंत, लेकिन ये लंबाई के अंदर छोटी नहीं होती है। ये जो नाम पड़ा है छोटी आंत, वो केवल इसका जो एरिया होता है, इसका व्यास है ना, इसकी जो चौड़ाई है ना, उसके आधार पर इसको छोटी आंत बोलते हैं। बाकी तो सबसे बड़ी है ये। हमारे पूरे आहार नाल की जो लंबाई देखे ना, तो उस लंबाई के अंदर लगभग लंबाई इसी की मिलेगी आपको। सबसे बड़ी जो लंबाई है उसके अंदर ये होती है कौन सी? छोटी आंत। ओके, तो देखो जो छोटी आंत होती है ना, उस छोटी आंत का जो स्टार्टिंग होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ से आपने देख लिया होगा ये पहला। तो इस छोटी आंत को क्या है, 3 भागों में बांट रखा है। ओके, अब 3 भागों में किस तरीके से बांट रखा है, देखो ये तो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला, ये हो गया इसका प्रथम भाग, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये कहलाता है ग्रहणी। ओके, याद रखना इसको, ये कहलाता है ग्रहणी और इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं और हम ड्यूडेनम ही इसको पढ़ेंगे। ओके, ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाला पार्ट। ओके, आगे चलो, आगे चलने के बाद में ये ज़्यादातर जो भाग है ये वाला जो भाग है यहाँ तक ये बड़ा होता है इसके अंदर, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है इसका कौन सा वाला भाग? जेजुनम। ये भाग कहलाता है इसका जेजुनम। जेजुनम। और इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं क्या? अग्र सुदांत्र, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सुदांत्र से पहले अग्र सुदांत्र। ये वर्ड जो है थोड़े अटपटे से है अपने हिंदी में, इसलिए आपको ये इंग्लिश वर्ड याद रखने। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अग्र सुदांत्र। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा? सुदांत्र। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला जो भाग है ये वाला, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे सुदांत्र, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलियम भाग। ओके, इलियम। ये हो गया इलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुदांत्र वाला भाग। ये है हमारी छोटी आंत। आपको दिख रहा है छोटी आंत को 3 भागों में बांट रखा है। पहला जो भाग है वो कहलाता है ग्रहणी, जो आमाशय से जुड़ा रहता है, आमाशय से निकलता है। दूसरा जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि इस भाग के अंदर ये वाला जो भाग है ना, इस भाग में सबसे ज्यादा पाचन इसी में होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इलियम वाला जो भाग होता है, जो अंतिम भाग होता है ना, जो बाद में बड़ी आंत से जुड़ेगा, इसी के अंदर पाचन की सर्वाधिक प्रक्रिया होती है। अब देखो इसको ढंग से हम समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, छोटी आंत में समझने का इतना कुछ नहीं है, लेकिन छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक जो पाचन हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो मैं आपको बता दूं। कि आपको जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि जो आहार नाल होती है या पाचन तंत्र जो होता है, उस पाचन तंत्र के अंदर एक तो होता है आहार नाल, और उसके अलावा कुछ पाचक ग्रंथियां भी जिम्मेदार होती है, और वो भी भोजन के पाचन को जाती है, प्रोसेस में लाती है। उसके अंतर्गत मैंने पहले प्रकार की पाचक जो ग्रंथियां थी वो पढ़ाई थी लार ग्रंथि, और दूसरे प्रकार की जो पाचक ग्रंथि है वो मैंने क्या बताई थी? यकृत, और तीसरे प्रकार की जो पाचक ग्रंथि है वो क्या बताई थी मैंने? अग्नाशय ग्रंथि। तो यहीं पे हम पढ़ेंगे कि जो पाचन की जो प्रक्रिया सबसे ज्यादा हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं रीजन आपको बता दूं बेटा। एक तो देखो ये रीजन है कि इस आमाशय के बाद में, या आमाशय के बाद में जो छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जिसको हमने ग्रहणी बोला था, इस ग्रहणी से जुड़े हुए 2 अलग से ग्रंथियां होती है जो इसको मदद करती है। तो एक तो आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लीवर जुड़ता है। देखो ये लीवर, याद आपको, ये क्या है? लीवर। ओके, एक तो इससे क्या जुड़ता है? लीवर। किससे? ग्रहणी। यानी कि जो लीवर है वो किस में खुलता है? ग्रहणी में, ये मान के चलो। और दूसरी इस साइड में देखो, ये देखो यहाँ पे ग्रहणी को लात मारी है ना, ये देखो ऐसे, है ना। तो ये है, यहाँ पे होती है अग्नाशय ग्रंथि, ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, और आप पढ़ भी चुके हो 9th के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। तो लीवर भी एक ग्रंथि होती है और अग्नाशय भी एक ग्रंथि होती है। देखो ये अग्नाशय ग्रंथि और ये लीवर, इसलिए सबसे पहले हमारे को इन दोनों को पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि छोटी आंत के अंदर जो सर्वाधिक भोजन के पाचन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से संपन्न होती है। तो अब देखो यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ मैं, और हम जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा अग्नाशय ग्रंथि। तो देखो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूं, सहायक पाचन की सहायक ग्रंथियां, पाचन की सहायक ग्रंथियां। ओके, एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ये देखो
सहायक जो ग्रंथि है उसके अंदर पहली वाली जो ग्रंथि है वो हम पढ़ेंगे लीवर या फिर यकृत। ये देखो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस लीवर को हम एक प्रकार से आप जानते हो मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं इसको, है ना, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको। मिश्रित ग्रंथि भी इसको कहते हैं ना। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी अंतःस्रावी नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको एक चीज और नाम दिया गया है, इसको शरीर की प्रयोगशाला भी बोला जाता है, शरीर की प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल लैब भी बोला जाता है। इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा आपको क्या होता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण जो रासायनिक जो क्रियाएं होती है ना, वो क्रियाएं इसी के कंट्रोल में होती है। ओके, अभी एक एक जो क्रिया है वो बताऊंगा। एक और है इसके अंदर, भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमुलेशन बोलते हैं स्वांगीकरण को, इसका नाम होता है एसिमुलेशन, एसिमुलेशन यानी भोजन का जो एसिमुलेशन होता है ना, एसिमुलेशन या स्वांगीकरण, अभी मैं बताऊंगा आगे आएगा। ये स्वांगीकरण का देखो बेटा इतना ही मतलब होता है कि आपका जो भोजन का पाचन हुआ है, पाचन होने के बाद में जिन चीज़ों को अवशोषित किया गया है, जैसे मान लो कि प्रोटीन, विटामिन, है ना, फैट वगैरह जो चीज़ है जो हमारे को बाद में इन फ्यूचर एनर्जी बनाने के काम में आएगी, हमारे को ताकत देगी, उन चीज़ों को स्टोर किया जाता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो हमारी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई है, अवशोषित हुई है ना, वो अवशोषित होने से पहले ऐसे नहीं कि अवशोषित करके बांट दो उनको, कहीं एक ये बक्खे ले गया, एक प्रोटीन को उधर वो कोशिका लेगी, है ना, फैट को वो ले गया, विटामिन को वो कोशिका लेगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि इस पूरी जो हमारी एब्जॉर्ब की गई जो चीज़ें होती है वो सीधा लीवर के अंदर क्या होती है, स्टोरेज होती है, और लीवर जो होता है वो फिर वो बांटेगा उनको। लीवर को अगर ऐसा लगेगा कि किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है, या इस कोशिका को ज़रूरत है, या इसको ज़रूरत है, या इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो ग्लूकोज उसको लीवर के द्वारा दे दिया जाता है। अब जो अक्सिस जो ग्लूकोज होता है, बचा हुआ ग्लूकोज, कई बहुत ज़्यादा खाता है ना, मोटा मोटा हो जाता है, तो वही बात है, कुछ ज़्यादा मात्रा में बचा हुआ जो ग्लूकोज है ना, वो फिर लीवर के पास ही रहता है। अब जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमेशा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने बताया था ना, बॉडी उसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो उसको अच्छी लगती है, तो ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेता है। अब जिसको ज़रूरत पड़ रही है ग्लूकोज की, तो वो क्या करेगा, इसको वापस कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में, उस सेल को दे देगा भाई तू ले। या फिर हमने क्या हुआ कि मोटा आदमी अचानक से वो जिम करने लग गया, दौड़ने लग गया, एक्सरसाइज करने लग गया, तो उसकी वजह से उसको क्या ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, तो जो एक्सिस जो बचा हुआ जो स्टोरेज किया हुआ जो ग्लूकोज है उसको उन सेल्स को दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसको प्रयोगशाला बोला गया, और भोजन का स्वांगीकरण की जो प्रोसेस है वो भी इसी के अंदर संपन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्या है कि ये जो यकृत जो होता है वो पित्त रस का स्त्रावण करता है, पित्त रस, क्योंकि भोजन से संबंधित ये चीज़ है पित्त रस, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बाइल जूस भी बोलते हैं, बाइल जूस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है, जो ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, उस लीवर के द्वारा क्या होता है कि पित्त रस का स्त्रावण होता है। ये जो पित्त रस होता है, पीला पीला सा एक पदार्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होता है। अब देखो ये जो पित्त रस होता है, ये पित्त रस क्या करता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हमें पड़ी। देखो क्या होता है कि हमने जो भोजन खाया वो जैसे ही आमाशय के अंदर पहुंचा, तो आमाशय में पहुंचते ही वो क्या हो गया, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। ओके, अब जो छोटी आंत होती है वो क्या कहती है कि भाई मेरे पास जो भोजन आएगा ना, या फिर मेरे पास जो कायम आएगा, अभी बताया था मैंने, आमाशय उस बोलस को कायम में परिवर्तित कर देता है भोजन, ठीक है। जैसे भोजन सबसे पहले मुख के अंदर किस फॉर्म में रहेगा, बोलस में, बोलस के बाद में फिर क्या बनेगा, कायम में। तो ये छोटी आंत के अंदर आएगा कौन सा, कायम वाला पार्ट आएगा। ओके, और कायम जो है फिर बाद में आंत जो है छोटी आंत कन्वर्ट करके इसको कायल बना देती है, और जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर कायल होता है। ये मल का एक वास्तविक स्वरूप है। तो देखो जो भोजन है, जो कायम है, जो आमाशय से छोटी आंत की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो छोटी आंत उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके नखरे है भैया वहाँ,
छोटी आंत के भी क्या है, बहुत ज़्यादा नखरे हैं। क्या नखरे हैं कि भाई मैं तो वही भोजन लूँगी जो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का नहीं होगा, वो न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में होगा या फिर थोड़ा बहुत क्षारीय प्रकृति में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस छोटी आंत के जो नखरे हैं, क्या नखरे हैं कि जो भोजन है वो अम्लीय प्रकृति का नहीं होना चाहिए, उन नखरों को पूरा करने के लिए कौन आता है, लीवर आता है। क्योंकि लीवर के अंदर जो पित्तरस होता है ना, पित्तरस, ये जो पित्तरस होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखना, जो पित्तरस होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और इसकी जो पीएच है लगभग 8 होती है पीएच, है ना। और आपको पता है 7 से ऊपर जो पीएच होती है वो क्या होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये जो बाइल जूस है या पित्तरस होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जो क्या करता है, ये बाइल जूस क्या करता है, भोजन के नखरों को खत्म करता है, भोजन के नखरों। अब नखरे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का न होना, यही है उसके नखरे के, मेरे को अम्लीय प्रकृति का नहीं होना है। उन नखरों को क्या करता है, ये खत्म करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का तो आप जानते हो, जैसे अम्ल क्षार के अंदर मिलेगा जो भोजन आएगा तो पित्तरस जो होता है उस भोजन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और इंक्लूड होने के बाद में उस भोजन की जो अम्लीय प्रकृति है उसको नष्ट कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज फॉर्म में ला देगा और वो भोजन जो है वो छोटी आंत जो है वो ग्रहण कर लेगी, क्योंकि पाचन तो सर्वाधिक छोटी आंत को ही करना है। तो ये देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि जो पित्तरस होता है उस पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होने के कारण उस भोजन की अम्लीयता को खत्म करता है। ओके, दूसरी बात, पित्तरस की दूसरा कार्य, पहला तो क्या हो गया, पित्तरस जानते हो आप, समझ गए होंगे कि पित्तरस जो है वो भोजन की अम्लीय प्रकृति को नष्ट करता है। दूसरा काम बता दूं, महत्वपूर्ण कार्य, बहुत कम बच्चों को याद रहता है कि जो पित्त वर्णक है वो वसा का भी पाचन करता है भैया। वसा जो होती है ना, उस वसा को भी वसीय अम्ल में तोड़ता है। वसा का जो पाचन है उसके अंदर भी ये पित्तरस महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। पित्तरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। वसा का जो पाचन है वो भी कुछ हद तक पित्तरस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे शरीर का एक ऐसा पदार्थ बताइए जो एंजाइम नहीं है। देखो, मैंने इसको अभी तक कहीं नहीं बोला कि पित्तरस जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है, नहीं बोला। ये कोई एंजाइम प्रकृति का नहीं होता, लेकिन एंजाइम ना होके भी पाचन की क्रिया कर रहा है, वसा को तोड़ रहा है। अभी तक तो आपने पढ़ा कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इन वसा को, प्रोटीन को वगैरह को तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पित्तरस है ना, ये कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, ये पाचन में मदद कर रहा है और वसा को तोड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब देखो, मैं बताऊँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको बोला कि जो लीवर होता है उसके द्वारा पित्तरस का स्त्रवण होता है या पित्तरस बनाता है कौन, लीवर। तो लीवर के द्वारा जो पित्तरस बनता है ना, वो पित्तरस स्टोरेज कहाँ पे होता है, वो होता है गाल ब्लेडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्त की थैली या पित्ताशय। ध्यान रखना, ये जो पित्तरस होता है, ये पित्तरस संग्रहित कहाँ होता है, कहाँ पड़ा रहता है भाई। लीवर ने तो पित्तरस बना दिया, बनाने के बाद में जो पित्तरस है वो पित्तरस किसको दे दिया जाता है, वो पित्तरस, देखो ये लीवर है, यहाँ पे होता है इस जगह, इसको हम बोलते हैं गाल ब्लेडर, है ना। फुल फॉर्म लिख देता हूँ, गाल ब्लेडर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय या फिर पित्त की थैली। यही होता है पित्ताशय या पित्त की थैली। तो ये जो पित्ताशय या पित्त की थैली है ना, इस पित्ताशय या पित्त की थैली के अंदर ही क्या होता है कि ये क्या होता है, पित्तरस संग्रहित होता है। संग्रहित कहाँ पे होता है, पित्ताशय के अंदर। और पित्ताशय डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, ग्रहणी वाले भाग से। छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला जो भाग है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है ना, वो पित्ताशय का होता है, ना कि लीवर का होता है। ध्यान रखना इस बात को। पित्ताशय का नाम पित्त के ऊपर क्यों पड़ा, केवल स्टोरेज करने के नाम पे पड़ा है। अब अपन को कहते हैं भाई पित्ताशय का काम क्या है, तो आप कहते हो पित्तरस का संश्लेषण करना, क्योंकि नाम एक जैसा है ना। ऐसा नहीं होता है बेटा कि पित्तरस का संश्लेषण जो है ना वो लीवर के द्वारा किया जाता है, संग्रहित होता है किसके अंदर, पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय डायरेक्ट ग्रहणी वाले भाग से या ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा रहता है, और जैसे जरूरत पड़ती है वैसे ही उसकी भोजन की अम्लीयता को खत्म करने के लिए उस पित्तरस का संश्लेषण कहाँ कर दिया जाता है, छोटी आंत के प्रथम भाग में। तो ये हो गया हमारा पित्ताशय। अब दूसरा इसके अंदर भाग जो इससे जुड़ा हुआ है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला जो दूसरा वाला जो ग्रंथि है वो कौन सी थी, अग्नाशय ग्रंथि। ये देखो, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको थोड़ा ढंग से विस्तार से, चलो अभी ना टाइम हो चुका है, तो इसको अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, विस्तार से इसको बताएंगे। और
आपको फिर वापस बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर स्टडी करते रहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ताकि अपनी जो स्टडी है वो सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि अभी तक ये फिक्स हो गया होगा कि जो स्थिति है वो न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ चुकी है ना। कोरोना वैसे ही बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, अभी उसका जो भी है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि स्कूलों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी स्कूल से। तो ये तो आपको दिख रहा है कि स्कूल्स खुलने के आसार बहुत कम है, इसलिए आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा है, आप जो भी है अपनी जो ऑनलाइन स्टडी है उसको जारी रखिए। ओके बेटा, धन्यवाद।